एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास पी क्यू वेक्टर को मालूम करना है। तो पी क्यू में हम क्यू से पी के ऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। तो पी में हमारे पास है 3 -1 और क्यू में है -4 -6। सो -4 -3 और -6 -1। तो क्यू से आर के ऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे बनेगा -7 और यहाँ पे बनेगा -6 -1 +1, तो -6 और +1 -5। इसी तरीके से जब 3 PQ हमको मालूम करना है, तो पहले अगर मैं PQ मालूम कर लूँ, तो PQ मेरे पास बनेगा, वो हमने मालूम किया हुआ है, उसी को अगर इस्तेमाल कर लें -7 -5 और RS की खातिर RS के लिए हमें S से R के ऑर्डिनेट्स माइनस करने होंगे। सो 2 -1 और 5 -4। तो 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो -21 -15 और यहाँ पे 2 -1 इज़ 1, 5 -4 इज़ ऑल्सो 1। तो ये बनेगा कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, 21 -1 -15 -1, तो सिंप्लीफाई करके आ गया -22 एंड -16। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है वो मैं कर लेता हूँ। बुक में जो आंसर है वाई जे के फॉर्म में है, तो ये जो कामा से पहले होता है उसको हम आई असाइन करते हैं और कामा के बाद जो है वो जे का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे भी इसी तरीके से -22i और -16j। तो अब हमारे पास फोर्थ पार्ट के लिए 1/2 पी क्यू के लिए हमारे पास वैल्यू हमने मालूम की हुई है, -7 -5। और पी आर के लिए आर से पी के ऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, तो आर 1 माइनस पी की जो वैल्यू है वो है 3, तो 1 -3 और 4 -1 जो कि +1 हो जाएगा। इसी तरीके से -3/2 क्यू एस के लिए एस से क्यू के ऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, तो 2 -4 जो कि +4 बन जाएगा। और इसी तरीके से 5 -6, तो +6 हो जाएगा। इसके सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास अगर मैं 1/2 सब में से कॉमन ले लूँ, तो -7 -5 और यहाँ पे +5, ये बना -2 4 +1 5। सिंप्लीफाई करके और 1/2 हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे -3 2 + 4 6 5 + 6 11। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेकिन पहले +5 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। -7 -5 -10 +25 और -3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा। -3 × 6 इज़ -18 एंड -3 × 11 इज़ -33। अब हमारे पास एक्स ऑर्डिनेट्स जो हैं या आई के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इकट्ठा करें, तो -7 -10 -18 और जे के कोएफिशिएंट्स या वाई ऑर्डिनेट्स इकट्ठे करें, तो -5 +25 -33। तो सिंप्लीफाई करके ये बनता है -715
1 + 1 2, 2 + 1 3, सो -35। और यहाँ पे -5 और +25 +20, तो +20 और -33 -13। तो ये बनना चाहिए -35/2 I एंड -13/2 J। फोर्थ पार्ट के लिए हमारे पास 3² इंटू पी एस, 3² जो वो 9 के बराबर होता है, और पी एस से वो मालूम करेंगे। तो एस से पी के ऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे, तो 2 - 3 और 5 -1 जो कि +1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 4 के जो स्क्वायर है वो 16, और एस पी में हम पी एस के ऑर्डिनेट्स को उल्टा करके लिख देंगे। तो ये 2 - 3 है, तो ये 3 - 2 हो जाएगा, और ये 5 + 1 है, तो 1। और इसको अगर हम यहीं से पॉइंट से देखे कर लें, तो -1 एंड -1, यानी कि जिस तरह पहले 3 - 2 -1 -5, और आखिर में हमारे पास है ये क्यू पी। तो क्यू पी के लिए पी से क्यू के ऑर्डिनेट्स हमने माइनस करने हैं। तो पी है हमारे पास 3 और क्यू है -4, सो 3 + 4, साइन इसका चेंज हो जाएगा, और -1, और क्यू का ये जो -6 है ये +6 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने से 2 - 3 -1, 5 + 1 6, -16, 3 - 2 1, -1 and -5 -6, और इसके साथ 3 + 4 7, -1 and +6 +5, लिहाजा ये बनेगा -9, और 6 × 9 = 54, और -16 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो बाहर प्लस बच जाएगा, -16 माइनस माइनस प्लस, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो +96, और 75 जो है वो हमारे पास एज इट इज़। अब इसमें जो हमारे पास आई के कोएफिशिएंट्स बनते हैं एक्स ऑर्डिनेट्स, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, -9 -16 एंड +7, और जो वाई के ऑर्डिनेट्स बनते हैं, जे के कोएफिशिएंट्स बनते हैं वाई ऑर्डिनेट्स, तो 54 +96 एंड +5। तो सिंप्लीफाई करके -25 और +7, तो ये तो -18 आना चाहिए, और यहाँ पे 6 + 5 11, और 11 + 4 15, 9 + 1 10, 10 + 5 15। तो इसका आंसर बनता है -18i + 155j। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हमें ये 3 पॉइंट्स को लीनियर साबित करने हैं। उसकी खातिर अगर मैं ए बी बी सी और सी मालूम करके साबित करूं कि 2 वेक्टर्स का सम जो है वो तीसरे वेक्टर के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। तो ए बी अगर मैं मालूम करूं तो x2 - x1 6 - 1, और इसी तरीके से 0 - 0, यानी कि बी से ए के ऑर्डिनेट्स को माइनस कर रहे हैं, तो ये बनेगा 6 - 1 5, 0 - 0 0। इस तरीके से बी सी अगर मैं मालूम करूं तो सी से बी के ऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, 0 - 6 और 0 - 0, ये बनता है -6, 0, और ए बी बी सी के बाद अगर मैं ए सी मालूम करूं तो 0 - 1 और 0 - 0,
जो कि -1, 0 बनता है। तो क्लियरली ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर है, क्योंकि 5 और -6 को ऐड करके -1 आएगा और 0 को ऐड करके 0 आएगा। तो देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया है कि इफ़ ए बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, -7 एंड m/2, 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ए एंड बी आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस फॉर्मेट में, या हम उनको ये भी कह सकते हैं कि वो पैरेलल हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर्स के पैरेलल होने के लिए जो शर्त है, फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल, हम ए को और बी को एक स्केलर, ए जो है वो बी का स्केलर मल्टीपल या बी जो है वो ए का स्केलर मल्टीपल के तौर पर हम लिख सकते हैं। अब ए का जो हमको पोजीशन वेक्टर गिवन है या बी का जो हमको पोजीशन वेक्टर गिवन है, उसके हिसाब से ए का पोजीशन वेक्टर है 2, -7, तो हम इसको 2i - 7j लिख सकते हैं। और जो बी का हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है m/2, तो उसको मैं आई के कोएफिशिएंट के तौर पर 11 जो है वो जे के कोएफिशिएंट के तौर पर लिख सकते हैं। अब अगर मैं 2i - 7j और राइट साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ तो लैम्डा m/2i और प्लस लैम्डा 11j। अब अगर हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ i एंड j, तो मेरे पास j के कोएफिशिएंट को मैं फाइंड करके लैम्डा की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ, जिससे या पहले ये कि 2 जो है वो हमारे पास लैम्डा m/2 के बराबर हो जाएगा, ये अगर हम i के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें। और -7 जो है वो हमारे पास लैम्डा 11 के बराबर हो जाएगा अगर हम j के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -7/11 हो जाती है। ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, पुट इन, ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है, तो 2 लैम्डा की बजाय मैं -7/11 लगा देता हूँ और m/2 एज इट इज़। और अब हम m को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बनेगा 2 × 11 × 2 ओवर -7 इज़ टू m, और m इज़ टू 44/7 या -44/7। तो अगर m की ये वाली वैल्यू हम लेंगे और लैम्डा की वैल्यू -7/11 लेंगे, तो हम इन दोनों को पैरेलल या कोलिनियर, यानी कि दोनों वेक्टर जो है वो एक ही लाइन पर हैं, ये वाला रिलेशनशिप इनमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमें u, v और w 3 वेक्टर्स गिवन हैं। ये जो हमारे पास है ये वेक्टर नोटेशन है, पॉइंट नोटेशन नहीं है। इसको हम पोजीशन वेक्टर जो है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में उसके जो कंपोनेंट्स उनको लिखते हैं। तो मैं x वेक्टर को मालूम करने की खातिर यहाँ पे जो वैल्यूज़ मुझे गिवन की वैल्यू पुट कर देता हूँ। u की वैल्यू है -1, 1 और x जो है वो तो हमारा अननोन है, उसको एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पे भी x एज इट इज़। w की वैल्यू हमको 3, 4 और v की वैल्यू हमको 0, 1 गिवन है। तो हमने x को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाना है, उसकी खातिर -1, 1 और इस -2x को मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ तो 2x + x, और यहाँ पे जो -3, 4 है वो फ़िलहाल एज इट इज़। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 0 इज़ 0, 3 × 1 इज़ 3। और अब -1, 1 इस वैल्यू को अगर मैं इधर लेकर आऊँ तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 और ये 0, 3 जब इधर आएगा तो -0, 3 हो गया। राइट साइड का 2x + x 3x वेक्टर
अब अगर हम इनको ऐड करें, वो जो वेक्टर एडिशन का हमारे पास मेथड है, एक्स कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे और वाई कंपोनेंट्स जो वापस में ऐड होंगे, तो -1 + 3 -0 1 + 4 एंड -3 इज इक्वल टू 3x। और इससे हमारे पास आता है जी 2 और 4 + 1 5 5 -3 यहाँ से भी 2। तो x की वैल्यू जो है वो बनेगी, इसके ये 3 जो है इधर आकर इसको डिवाइड करेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 कॉमन 2/3, या अगर हम इसको i/j की नोटेशन में लिखें तो 2/3i और प्लस 2/3j। हमको दो वेक्टर इक्वेशंस गिवन है, इनकी वजह से हमने वेक्टर u और v को फाइंड करना है। तो किसी एक क्वेश्चन अगर हम बराबर कर दें तो सब्ट्रैक्शन से वो कैंसिल हो सकता है। तो 2u + 2v, वेक्टर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, -6, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 2 तो 1 को हमने मल्टीप्लाई किया स्केलर 2 के साथ, और इसके नीचे अगर मैं इक्वेशन 2 लिख लूँ तो 3u + 2v इज़ इक्वल टू -1, 2। अब ऊपर की क्वेश्चन से अगर हम नीचे की क्वेश्चन माइनस करते हैं तो +2v और -2v आपस में कैंसिल हो गए, 2u -3u -u, और 4 +1 तो ये 5 बन जाएगा, -6 -2 ये -8 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के साइंस अब चेंज हो चुके हैं। तो u की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी, अगर -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, -5, 8, जिसको कि हम i/j के फॉर्म में -5i + 8j लिख सकते हैं। u की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद ये वाली वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, पुट इन 1, तो ये बनेगा u -5i + 8j + v इज़ इक्वल टू 2, -3। अब v को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाते हैं तो इसको मैं अगर i/j के फॉर्म में लिखता हूँ तो 2i -3j, और ये वाली वैल्यू जब मैं दूसरी तरफ लेकर आता हूँ तो +5i -8j, और i के कोएफिशिएंट्स और j के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा करने से 2i + 5i इज इक्वल टू 7i, और -3j और -8j -11j। तो ये हमारे पास सेकेंड वेक्टर v आ गया। थर्ड पार्ट में फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर v इफ़ द टर्मिनल पॉइंट इज़ दिस। तो अगर सूरत हाल ये है कि जो वेक्टर v है वो p से स्टार्ट हो रहा है, q पे टर्मिनेट हो रहा है, तो q हमको गिवन है 5 0 1, और इनिशियल पॉइंट जो है हमको नहीं पता, तो हम उसको ABC सपोज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो PQ होगा उसकी वैल्यू हमको -3 1 2 गिवन है। PQ मालूम करने के लिए Q से P के ऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, 5 -a, 0 -b और 1 -c इज़ इक्वल टू -3 1 एंड 2। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो 5 -a -3 के बराबर है, 0 -b 1 के बराबर है, और 1 -c 2 के बराबर है। तो 5 + 3 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू 8, और b की वैल्यू -1, और 1 -2 इज़ इक्वल टू c, और c इज़ इक्वल टू -1। तो देयरफॉर ABC जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो बनता है 8 -1 एंड -1 इनिशियल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच a एंड b आर पैरेलल। तो फॉर पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि a और b एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हों, तो लैम्डा जो है उसकी कोई रियल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 3i + 4j -9 के गिवन है, और
लैम्डा की वैल्यू तुमको नहीं पता, बी की वैल्यू है आई प्लस एम जे माइनस 3k। तो इसमें ये किया जा सकता है कि हम आई और जो के कोफिशिएंट्स हैं उनको बराबर करने के लिए जे का कोफिशिएंट तो यहाँ पे एम है, उसको तो हम इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन अगर 3 कॉमन ले लें तो 3 कॉमन लेने से आई प्लस 4/3 जे माइनस 3k इज इक्वल टू लैम्डा आई प्लस एम जे माइनस 3k। तो हमारे पास यहाँ पे आई के और के कोफिशिएंट जो है वो आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो आई प्लस 4/3 जे माइनस 3k इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3, तो आई प्लस एम जे माइनस 3k। तो अब जो है वो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल लग रहे हैं। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स जे के कोएफिशिएंट्स अगर हम कंपेयर कर लें तो यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट है 4/3 और यहाँ पे लैम्डा बाई 3 को जब एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा m/3। लैम्डा को जो है वो हम बीच में शामिल नहीं करते, लैम्डा जब हमारा स्केलर मल्टीपल है। तो जिस तरह यहाँ पे आई के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं 1 1, के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं -3 तो m के भी जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ पे 3 भी नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ m लिखना चाहिए। आई और जे के कोएफिशिएंट्स अगर इक्वल हैं तो हमारे पास आई और के कोएफिशिएंट्स अगर इक्वल हैं तो जे कोएफिशिएंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो m की वैल्यू मेरे पास 4/3 आ गई। देयरफॉर m इज इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन 4 में हमें 3 पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो गिवन है। तब ये हुआ कि ओ पी जो कि है आई प्लस 2j प्लस 3k, इस तरह से ओ क्यू जो कि है -2i प्लस 3j प्लस 5k, और ओ आर हमको गिवन है जो कि है लैम्डा आई माइनस के। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं पी क्यू और आर ये कोलिनियर हैं और कोलिनियर के लिए लैम्डा की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड करनी है। तो उसकी खातिर अगर मैं ओ पी प्लस पी क्यू कर लूँ नहीं, ओ पी तो खैर मुझको गिवन है, पी क्यू प्लस क्यू आर कर लूँ तो ये मेरे पास पी आर के बराबर होना चाहिए अगर हम कहते हैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो पी क्यू का मतलब ये है कि क्यू के पोजीशन वेक्टर से आर का पोजीशन वेक्टर अगर माइनस किया जाए तो ये मेरे पास बनेगा -2 -1 -3 3 -2 1 और 5 -3 2। और इसी तरीके से जब मैं क्यू आर करता हूँ तो आर से क्यू के ऑर्डिनेट्स माइनस, तो ये बनेगा लैम्डा प्लस 2, और यहाँ पे जे तो है नहीं तो 0 -3 और -1 के का कोएफिशिएंट -1 -1 -5 -6। और जब मैं पी आर करता हूँ तो आर से पी के ऑर्डिनेट्स माइनस करते हुए लैम्डा -1 और जे का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 -2 और के का कोएफिशिएंट -1 -3 -4। तो इनको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आता है -3 और लैम्डा प्लस 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास लैम्डा -1 आता है, 1 और -3 को ऐड करके -2 आता है, 2 और -6 को ऐड करके -4 आता है अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करें, यानी कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। और राइट साइड पे हमारे पास है लैम्डा -1 -2 एंड -4। तो ये हमारे पास दोनों जो वेक्टर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। पी क्यू जो है वो पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर के बराबर आ गया, और लैम्डा -1
तो ये जो λ-1 के बराबर होता है, तो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, यानी कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, उस लैम्डा की हर वैल्यू के लिए पी क्यू प्लस क्यू आर जो है वो पी आर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, ए बी सी की वैल्यू को गिवन है और 2a माइनस सी बी प्लस सी का हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो सबसे पहले तो 2a माइनस 3b प्लस सी को मालूम करने की खातिर अगर इसमें मैं वैल्यूज़ की पुटिंग कर दूँ तो 2 इंटू ए की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस के, और उसके बाद है माइनस 3b, b की वैल्यू है i माइनस जे माइनस के, और फिर हमारे पास c की वैल्यू है 2i प्लस के। तो इससे हमारे पास 2a माइनस 3b प्लस c की वैल्यू बनती है 2i, और यहाँ पे जो i का कोफिशिएंट है वो है माइनस 3i, और यहाँ पे जो i का कोफिशिएंट है वो प्लस 2i। इसी तरह से j के कोफिशिएंट बनते हैं यहाँ पे माइनस 4j, यहाँ पे j का कोफिशिएंट प्लस 3j, और यहाँ पे j है ही नहीं। उसके बाद k का कोफिशिएंट यहाँ पे बनता है प्लस 2k, यहाँ पे k का कोफिशिएंट बनता है प्लस 3k, और यहाँ पे k एज इट इज़। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास बना 2i माइनस 3i माइनस i प्लस 2i सिंपली i। उसके बाद j के अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो माइनस 4 प्लस 3 से माइनस j, k के कोफिशिएंट के तौर पर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 के। ये जो हमारे पास 2a माइनस 3b प्लस c की वैल्यू आई है, तो इसमें जब मैं इसका यूनिट वेक्टर मालूम करता हूँ तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करके यूनिट वेक्टर आता है। तो इसका i माइनस जे प्लस 6k को हम डिवाइड करेंगे, i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 6 का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू जो हैं वो सिंप्लीफाई करके बनती हैं 36 प्लस 1 37 प्लस 1 38। सो 1/√38 इंटू i माइनस जे और प्लस 6k। तो ये जो कैप का निशान है ये यूनिट वेक्टर का निशान होता है, और किसी वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। बुक में जो इसका आंसर है वो 38 अंडर रूट के बगैर है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये आंसर ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया कि दो वेक्टर्स जो हैं जो कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं, तो ये i प्लस जे और ये i माइनस 2j, और हमने डायगोनल मालूम करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक ये जो होगा ओ ए और इसको बी कर दें तो ओ सी जो है ओ सी ओ ए प्लस ओ बी के बराबर होगा बाय वेक्टर एडिशन रूल। तो या पैरेललोग्राम लॉ भी इसको कहते हैं। तो इसके हिसाब से जो रिजल्टेंट या डायगोनल है, तो आई के क्वेश्चन को आई के क्वेश्चन के साथ ऐड करते हैं तो 2i हो गया, और जे के क्वेश्चन को जे के क्वेश्चन के साथ तो माइनस जे। तो ये जो है हमारे पास डायगोनल वेक्टर हो गया। अब इस रिजल्टेंट के जिसको कि हम डायगोनल कह रहे हैं उसकी हमने लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ मालूम करने का तरीका ये है कि i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो अंडर रूट 5 यूनिट्स जो है वो इस डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें 3 वर्टिसेस के जो है वो यूनिट वेक्टर गिवन है और पोजीशन वेक्टर जो है वो गिवन है। तो हम पहले वेक्टर को ओ ए कर लेते हैं जो कि आई जे है, फिर दूसरा वेक्टर जो है वो ओ बी कर लेते हैं,
जो कि 4i प्लस 3j प्लस k है, और तीसरा वेक्टर जो है OC यानी कि 2i माइनस 4j प्लस 5k। अब अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ABC राइट एंगल तो इसमें अगर मैं AB मालूम करूँ तो AB B से A के ऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। 4 माइनस 1 3i, और 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4j, और k का क्वेश्चन 1 1 माइनस 0 1k या सिंपली k। इसी तरीके से जब मैं AB के बाद BC निकालता हूँ तो C से B के ऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं। 2 माइनस 4 माइनस 2i, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7j, 5 माइनस 1 4k। और इसी तरीके से AB BC के बाद अगर मैं CA निकालूँ तो A से C को माइनस करते हैं। 1 माइनस 2 माइनस i, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस प्लस 4 तो प्लस 3j, और 0 माइनस 5 तो माइनस 5k। तो इनमें से कुछ दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो ये वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन बज़ाहिर इनमें से कोई भी दो वेक्टर ऐसे नहीं लग रहे जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट 0 है। तो क्वेश्चन में अगर हम चेंज करें, यानी कि इसको अगर मैं माइनस 3j कर दूँ और फिर जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी अगर मैं माइनस 3j कर दूँ तो AB की वैल्यू मेरे पास आती है, ये बनेगा 4 माइनस 1 3i माइनस 3 प्लस 1 जो है वो माइनस 2j, और k का कोफिशिएंट 1k या सिंपली k। इसी तरीके से AB के बाद BC अगर मालूम करें तो अच्छा, BC के लिए जो है हम यहाँ पे C से B को माइनस करें तो 2i माइनस 4i माइनस 2i, और माइनस 4 माइनस 1 प्लस 3 तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1j या सिंपली माइनस j, और 5k माइनस k तो प्लस 4k। AB BC और फिर आखिर में C अगर जब हम करते हैं तो A से C को माइनस करते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस i, और माइनस 1 माइनस 1 प्लस प्लस 4 तो प्लस 3j, और यहाँ पे k तो नहीं है तो 0 0 माइनस 5 माइनस 5k। अब हमने ये देखना है कि कौन से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट जो है अगर हम उनका लें तो 0 आता है। तो यहाँ पे अगर AB और BC का डॉट प्रोडक्ट ट्राई किया जाए तो i के कोएफिशिएंट को i के कोएफिशिएंट के साथ, j का कोएफिशिएंट माइनस 2 j के कोएफिशिएंट माइनस 1 के साथ, और k का कोएफिशिएंट 1 k के कोएफिशिएंट 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, और 1 इंटू 4 प्लस 4। तो ये आंसर चूँकि 0 आ जाता है तो देयरफॉर AB इज़ परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आए तो फिर वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो देयरफॉर ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बुक के क्वेश्चन में यहाँ पे जो प्लस 3g है उसको माइनस 3j करने की ज़रूरत है। बस इसका जो पार्ट 2 है उसमें भी कहा गया है कि ये जो हमारे पास तीन पोजीशन वेक्टर्स हमको गिवन है उनकी मदद से जो है वो प्रूव करें कि ABC जो है वो एक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में भी मसला ये है कि ये पोजीशन वेक्टर अगर होंगे तो फिर हमारे पास वो AB और BC और CA निकालने में जो अंडर रूट को डील करना पड़ेगा उससे क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन की करेक्शन ये होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर नहीं बल्कि AB BC और CA की वैल्यूज़ हैं। तो 2i प्लस 3j प्लस अंडर रूट 3k को हम वजह इसके कि पहले वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर कहें ये वेक्टर AB है,
तो हमारे पास ए बी और सी ये जो हमारे पास पोजीशन बन रही है उसके मुताबिक वेक्टर्स की वैल्यू होगी बने। उसी तरीके जो दूसरा वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर नहीं है बल्कि बी सी वेक्टर की जो है वो वेक्टर नोटेशन है। तो √10i-j प्लस √5k। इसी तरीके से जो तीसरा वेक्टर है वो सी का पोजीशन वेक्टर नहीं बल्कि सी ए की वैल्यू है। तो -3i प्लस √3j प्लस 2k। अब हमें चूँकि प्रूव करना है कि ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो अगर हम ए बी बी सी और सी ए का मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारे पास सेम आना चाहिए। ए बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। तो ये बनेगा 16 का स्क्वायर रूट 4। इसी तरीके से अगर मैं ए बी के बाद बी सी का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो √10 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास आता है जी 10 + 1 + 5, ये भी मेरे पास 4 यूनिट्स आता है। और इसी तरीके से अगर सी ए की वैल्यू निकालूं तो -3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और ये भी मेरे पास 9 + 3 + 4 जो कि √16 जो कि 4 के बराबर आते हैं। तो सिंस ए बी बी सी एंड सी ए इन तीनों वेक्टर्स की लेंथ चूँकि बराबर है तो देयरफॉर ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड लैम्डा फॉर विच मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3b। तो इसके लिए अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो मेरे पास बनेगा आई का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -3 उसका स्क्वायर और के का कोफिशिएंट लैम्डा उसका स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करके बनता है 1 + 9 + लैम्डा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर + 10। और फॉर 3b, 3 को अगर हम b के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 × i + 2j - k, जिससे कि 3b वेक्टर बनता है 3i + 6j - 3k। और अब अगर मैं 3b का मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास ये बनेगा 9 + 36 और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9। अब गिवन ये है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 9 + 6 15 और 15 + 9 24, तो √54 बनता है। तो ए का मैग्नीट्यूड चूँकि 3b के मैग्नीट्यूड के इक्वल गिवन है, देयरफॉर हमारे पास लैम्डा स्क्वायर + 10 इसकी वैल्यू √54 के बराबर हो गई। दोनों साइड पर अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ तो लैम्डा स्क्वायर + 10 इज़ इक्वल टू 54। इससे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए 54 - 10 जो कि 44 बनती है। तो अब अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो लैम्डा इज़ इक्वल टू ± √44। इसके अगर मैं फैक्टर बना दूँ तो 4 × 11, लिहाजा 4 के स्क्वायर रूट 2 वो बाहर आ जाएगा, तो ±2 √11 लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, वेक्टर ए और बी हमको गिवन है, हमने चेक करना है कि क्या इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं या ये वेक्टर ख़ुद आपस में इक्वल हैं। तो ए की वैल्यू जो है वो 2i + 3j, ये बी की वैल्यू -3i + 2j।
इसके बराबर तो खैर नहीं हो सकती क्योंकि आई जे के कोएफिशिएंट्स हमारे पास डिफरेंट हैं, तो हम ए को वेक्टर बी के इक्वल तो नहीं ले सकते क्योंकि दो वेक्टर जो हैं वो उस सूरत में इक्वल होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। अलबत्ता मैं अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इससे मेरे पास आंसर आएगा 4 + 9 √13। और इसी तरीके से अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो मेरे पास -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो इससे भी आंसर √13 आता है क्योंकि इवन पावर होने की वजह से नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। तो देयरफॉर ए मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों वेक्टर की लेंथ तो आपस में इक्वल है लेकिन दोनों वेक्टर जो है वो सेम नहीं है। हमको दो वेक्टर ए और बी गिवन है। ए -2b डायरेक्शन में हमने वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स हो। तो सबसे पहले तो मैं ए -2b की वैल्यू को मालूम करता हूँ। ये मेरे पास बनेगा 2i - 3j + k और -2b की वैल्यू है i - 3j + 5k। सिंप्लीफाई करने से ये बनता है 2i - 2i - 3j और यहाँ पे +6j और उसके बाद +k और -10k। तो मैंने लाइक टर्म्स जो उनको इकट्ठा कर लिया, इससे हमारे पास ये -2b की वैल्यू बनती है 2i - 2i, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, -3j + 6j +3j और +5k -10k -9k। अब मुझे चूँकि इस डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मालूम करना है, तो सबसे पहले तो मैं जो इसका यूनिट वेक्टर है वो मालूम करता हूँ। तो इसका यूनिट वेक्टर मालूम करने का तरीका ये होता है कि आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें। तो आई का कोएफिशिएंट तो है नहीं, जे का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर और के का कोएफिशिएंट -9 का स्क्वायर, ये बनेगा 3j - 9k अपॉन 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, तो √90। अब हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चूँकि 5 यूनिट्स है, तो 5 × 3j - 9k ओवर √90। तो ये यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर चूँकि उसका 5 टाइम्स है, लिहाजा हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके अपना रिक्वायर्ड वेक्टर मालूम कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है 5 × 3 = 15, 15j, 5 × 9 = 45, 45k, 90 के अगर मैं फैक्टर बना दूं तो वो 9 × 10 बनता है। इसी हिसाब से 15j ओवर 9 का स्क्वायर रूट 3 √10 -45k और 9 का स्क्वायर रूट 3 √10। इससे मेरे पास 5j /√10 और ये 15k /√10 जो है ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो 3a + b के अपोजिट डायरेक्शन में है। सबसे पहले तो हम 3a + b को फाइंड करते हैं, जिसमें 3 को a के साथ यानी कि 2i - 3j + k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b जो है वो एज इट इज़ यानी कि i - 3j + 5k। तो इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में 3a + b, 3 × 2 = 6, 6i, इसके साथ में हम ये वाला इकट्ठा कर देता हूँ -9j, 9j के साथ -3j को इकट्ठा कर देते हैं और 3 के साथ ये 5k इकट्ठा कर देते हैं। तो अब हमारी जो लाइक टर्म्स हैं वो इकट्ठी हो गई।
तो इससे मेरे पास 3a प्लस b बनता है 6i प्लस i 7i, -9j और -3j मिलकर -12j, 3k प्लस 5k मिलकर 8k। अब हमारी चूँकि रिक्वायर्ड डायरेक्शन 3a प्लस b के अपोजिट है, तो रिक्वायर्ड डायरेक्शन वेक्टर सिर्फ फ़िलहाल रिक्वायर्ड डायरेक्शन के हिसाब से इसको हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 इंटू बी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3/7 गिवन है, जिसको हम बाद में डील करेंगे। तो जब मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये -7i प्लस 12j और -8k, तो ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन के तरफ हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब सबसे पहले मैं इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मालूम कर लेता हूँ। तो -3a माइनस b का अगर मैं मैग्नीट्यूड मालूम करूँ तो -7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करके बनता है 49, 144 और 64। इन सब को प्लस करके बनता है 257 अंडर रूट। तो जो यूनिट वेक्टर है वो बनेगा -7i प्लस 12j -8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 257। और रिक्वायर्ड वेक्टर जो है जो कि इस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 3/7 है, जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो हम 3/7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/7 इंटू -7i प्लस 12j -8k डिवाइड बाय अंडर रूट 257। अब बाहर लिखी वैल्यू को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 7 को कैंसिल कर देगा, तो -3/257 अंडर रूट i। यहाँ पे 12 3s आर 36, 36/7 अंडर रूट 257j, और यहाँ पे 8 3s आर 24 और नीचे 7 257 अंडर रूट और k। तो ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हैं और इनको मिलाने वाली जो लाइन है उनको हमने 2:3 में डिवाइड करना है। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो है, अगर हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर जो है जो कि इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है उसको हम OP कह दें, तो वो हमारे पास बनेगा R1 इंटू V प्लस R2 इंटू U डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब इसमें जो U है वो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर I माइनस 2j प्लस k, और V जो है वो हमारे पास सेकंड वेक्टर यानी कि 2I माइनस 3j प्लस 3j माइनस k, और जो हमारे पास R1 की वैल्यू है फर्स्ट रेशो वो है 2, और R2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3। तो इन वैल्यूज़ को जब मैं फार्मूले के अंदर पुट करता हूँ तो OP वेक्टर हमारे पास बनता है। तो इससे हमारे पास OP की वैल्यू बनती है, R1 की वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूँ, V की वैल्यू है मेरे पास 2I प्लस 3j माइनस k, और R2 की वैल्यू है मेरे पास 3, और U की वैल्यू है I माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करने से ये बनता है 4I और ये 3I, इस तरीके से 6j, और यहाँ पे भी -6j माइनस 2k
और यहाँ पे +3k डिवाइड बाय 2 + 3 = 5, जिससे हमारे पास OP की वैल्यू बनी 4i + 3i 7i + 6j -6j के साथ कैंसिल -2k + 3k + k डिवाइड बाय 5। तो हम इसको 7/5i + 1/5 k जो है लिख सकते हैं, जो कि हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, और इन दो वेक्टर्स को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पोजीशन वेक्टर Q डिवाइडिंग द सेगमेंट AB इन द रेशो 3:2। तो वो 3A के अगर हम पोजीशन वेक्टर को U कह दें, B के पोजीशन वेक्टर को V कह दें, और जो हमारे पास फर्स्ट रेशो है वो 3, सेकेंड रेशो 2। तो एक्सटर्नल डिवीजन का हमारे पास फार्मूला है R1V - R2U। इंटरनल डिवीजन में यहाँ पे प्लस का साइन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ पे माइनस का साइन। तो OQ3 यहाँ पे मैं V की वैल्यू लगा देता हूँ, R2 जो 2, और U की वैल्यू है I - 2j + k डिवाइड बाय R1 - R2 दैट इज़ 3 - 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है OQ, तो 6i - 2i + 9j, और यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस 4j, फिर -3k, और यहाँ पे -2k। तो सिंप्लीफाई करने से 6i - 2i ये बना 4i, फिर 9j + 4j = 13j, और -3k और -2k -5k। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा, बुक के आंसर के लिए ये जो रेशो है वो 3:2 या 2:3 होनी चाहिए, लेकिन अगर 3:2 है तो फिर ये आंसर ठीक है, वरना बुक के आंसर के लिए हम रेशो को उल्टा कर दें और पिछले सवाल की तरह, तब ठीक आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है कि 3 वर्टिसेस ABCD ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो A जो है वो और ये जो है इन ऑर्डर हैं। तो वर्टेक्स A मेरे पास 3, -4, B जो है वो -1, -3, C जो है वो -6, 2, और D हमने फाइंड करना है, उसको हम A, B सपोज कर लेते हैं। अब चूँकि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है तो अपोजिट वेक्टर्स जो हैं वो सेम होंगे। तो फॉर पैरेललोग्राम वेक्टर AB जो है वो वेक्टर BC के बराबर होगा। तो जब मैं वेक्टर AB लेता हूँ तो AD वेक्टर BC के बराबर होगा। AD वेक्टर के लिए A -3 और B -++4, और ये जो हमारे पास BC वेक्टर है -6। तो यहाँ पे अगर हमारे पास -6 में से -1 माइनस किया जाए तो ये बनेगा -5, और 2 में से -3 माइनस किया जाए तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 + 3 हमारे पास 5। तो अगर कंपेयर करें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो A -3 -5 के बराबर, और B + 4 जो है वो 5 के बराबर। इससे A की वैल्यू आती है -5 + 3 दैट इज़ A = -2, और B की वैल्यू 5 - 4 जो कि हमारे पास 1 आता है। तो हमारा जो फोर्थ वर्टेक्स है वो हो गया -2, 1। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी ABCD को अगर हम ऑर्डर में ले लें तो A हमारे पास 1, 2, B जो है वो 4, y, C 3, 5, D जो है वो C हमारे पास x, 6, और D जो है वो 3, 5 है। तो चूँकि पैरेललोग्राम है लिहाजा हमारे पास AD वेक्टर BC वेक्टर के बराबर होना चाहिए। अपोजिट वेक्टर जो हैं पैरेललोग्राम के सेम होने चाहिए। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो D से A के ऑर्डिनेट्स अगर माइनस करें 3, -1, 2, और 5, -2, 3। इसी तरीके से अगर मैं BC करूं तो C के जो ऑर्डिनेट्स हैं उनमें से B के ऑर्डिनेट्स को माइनस करता हूं, ये बनेगा x -4 और 6 - 5।
अब अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करूं तो 2 जो है वो x माइनस 4 के इक्वल, 3 जो है वो 6 माइनस वाई के इक्वल, x की वैल्यू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 6, और यहाँ से y की वैल्यू 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर x कामा y इज इक्वल टू 6 कामा 3। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, ये x और y की वैल्यू को जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। x और y दो अलग पॉइंट्स के कंपोनेंट्स हैं, तो x और y की वैल्यू बस निकालना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं 4 साइडेड फिगर को। तो इसमें अगर हमारे पास ए बी सी डी जो वर्टिसेस हैं, लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ए बी सी डी और ए बी सी एंड डी। तो ये जो वर्टिसेस हैं इनके हम कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर्स को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको अगर मैं m1 m2 m3 और m4 सपोज कर लूँ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m1 बनेगा। m1 चूँकि a और b के दरमियान में है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m2 जो है वो बनेगा b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m3 जो है वो बनेगा, चूँकि वो d और c के मिड में है, लिहाजा c प्लस डी डिवाइड बाई 2। और पोजीशन वेक्टर ऑफ m4 जो है वो चूँकि a और d के दरमियान में है, लिहाजा वो बनेगा a प्लस डी डिवाइड बाई 2। अब इन m1 m2 m3 m4 की मदद से इनको मिलाने से हमारे पास जो 4 साइडेड फिगर बनती है, हमने प्रूफ करने के वो एक पैरेललोग्राम है। तो इसकी खातिर मैं m1 m2 यानी कि अगर अपोजिट साइड्स को फाइंड करूं और ये देखूं कि अगर वो एक ही वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो फिर ये पैरेललोग्राम साबित हो जाएगी। तो इसमें अब अगर मैं m1 m2 की वैल्यू मालूम करता हूँ तो m2 से m1 को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ b प्लस सी बाई 2 माइनस a प्लस बी डिवाइड बाई 2। 2 एलसीएम हो जाएगा, b प्लस सी माइनस a माइनस b प्लस b माइनस b को कैंसिल कर देगा, ये बनेगा c माइनस a डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से m1 m2 फाइंड कर लेने के बाद अगर मैं m4 m3 मालूम करूं तो m3 में से यानी कि c प्लस डी डिवाइड बाई 2 में से m4 a प्लस डी डिवाइड बाई 2, इसको अगर मैं माइनस करूं तो 2 एलसीएम हो जाएगा, प्लस डी और माइनस डी तो कैंसिल कर देंगे, ये भी मेरे पास c माइनस a डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर m1 m2 जो है वो मेरे पास m4 m3 के बराबर आता है। सिमिलरली जो हमारे पास यानी कि हमने m1 m2 इसको m4 m3 के पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब अगर m1 m4 की हम बात करें तो m1 m4 में a प्लस डी डिवाइड बाई 2 माइनस m1 की वैल्यू है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, a को काट देगा तो d माइनस बी आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे m1 m4 मालूम किया तो m2 m3 मालूम अगर हम करें तो m3 की वैल्यू है c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और m2 की वैल्यू है जी b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे भी c को काट देगा तो यहाँ से भी d माइनस बी डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों वेक्टर भी सेम आ गए। देयरफॉर m1
और M4 इज़ इक्वल टू M2 M3, तो hence M1 M2 M3 M4 इज़ अ पैरेललोग्राम। जो कि हमको साबित करना था कि अगर हम मिड पॉइंट्स को मिला के एक 4 साइडेड फिगर हासिल करें, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिला के, तो एक पैरेललोग्राम साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि शो दैट द सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स अपोजिट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम बात जिसकी कर रहे हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर को हम कहते हैं। अब इसमें अगर ए बी सी डी इसके वर्टिसेस हो गए, तो लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी बी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ये हमारे पास वेक्टर नोटेशन हो गई इसके हिसाब से जो वर्टिसेस हैं। अब मुझे दो डायगोनल्स जो हैं, अगर मैं डायगोनल लेता हूँ तो इसका ए सी डायगोनल, दूसरा बी डी डायगोनल, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, उनको अगर मैं लेबल कर लूँ M1 और M2, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 मेरे पास हो जाएगी, चूँकि ये डायगोनल AC का मिड पॉइंट है, लिहाजा ये A प्लस सी डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये चूँकि B और D के मिडल में है, लिहाजा ये B प्लस डी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अपोजिट साइड्स यहाँ पे और यहाँ पे जो मिड पॉइंट बनते हैं, ए बी का मिड पॉइंट को हम अगर M3 लेबल कर लें और डी सी के मिड पॉइंट को अगर हम M4 लेबल कर लें, तो हमने प्रूव करना है कि इन चारों को मिलाने से हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनती है। तो उसकी खातिर अगर मैं M3 का पोजीशन वेक्टर लिखूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ M3, तो वो बनेगा A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और पोजीशन वेक्टर ऑफ M4 अगर मैं लिखूं तो वो बनता है C प्लस डी डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये D और C का मिड पॉइंट है। अब मुझे साबित करना है कि M3 M1 और M2 M4 ये सेम वेक्टर हैं। तो M3 M1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो M1 की जो मेरे पास वेक्टर है वो है A प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस जो मेरे पास M3 का वेक्टर है वो है A प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो A को काट देगा, C माइनस बी डिवाइड बाई 2 मेरे पास आ जाएगा। M3 M1 के अपोजिट M2 M4 बन रहा है, तो M2 M4 अगर मैं निकालूँ तो M4 का पोजीशन वेक्टर है C प्लस डी डिवाइड बाई 2। इससे M2 को माइनस करेंगे जो कि है B प्लस डी डिवाइड बाई 2। इसमें भी D को काट देगा, तो मेरे पास C माइनस बी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास दोनों वेक्टर जो है वो सेम आ गए, C माइनस बी डिवाइड बाई 2 के हिसाब से। देयरफॉर M3 M1 वेक्टर इज इक्वल टू M2 M4 वेक्टर। सिमिलरली अगर हम इन दो वेक्टर्स यानी कि M3 M2 इसको मालूम करने की कोशिश करें, तो M2 के पास हमारे पास जो वैल्यू है B प्लस डी डिवाइड बाई 2, इसमें से मैं M2 और M2 की वैल्यू है मेरे पास B, M2 से M3 को हमने माइनस करना है, तो A प्लस बी, M3 है जी हमारे पास A प्लस बी बाई 2। इसमें जो B है वो कट जाएगा, तो D माइनस A डिवाइड बाई 2, और M3 M2 के अपोजिट बन रहा है M1 M4। तो M1 M4 अगर मैं मालूम करूं, तो M4 की वैल्यू है C प्लस डी डिवाइड बाई 2, और M1 की वैल्यू है A
प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे सी सी से कट जाएगा और डी माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर भी हमारे पास सेम हो गए। देयरफॉर m1 m3 m2 is equal to m1 m4। hence m1 m2 m3 m4 फॉर्म पैरेललोग्राम, जो कि हमको प्रूफ करना था कि इन पॉइंट्स से जो मिड पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हैं या और दो डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट्स बन रहे हैं, तो इनको मिलाने से हमारे पास पैरेललोग्राम बननी, वो हमने साबित कर दिया। 13 में प्रूव द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हमारे पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी सी डी को ले लूँ और इसको ट्रेपीजियम के तौर पे, तो ए सी जो इसका डायगोनल है और डी बी जो इसका दूसरा डायगोनल है, इनके मिड पॉइंट्स की अगर हम बात करें, फ़र्ज़ करें इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है और इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो इसके मिड पॉइंट को m1, इसके मिड पॉइंट को मैं m2 लेबल कर देता हूँ। अब मेरे पास लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी बी ए बी सी एंड डी। तो जो मेरे पास m1 इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो उसके हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर a प्लस सी डिवाइड बाई 2 बना, और m2 इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, लिहाजा इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बना b प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद अगर मैं m1 और m2 को मिलाता हूँ तो m2 जो पोजीशन वेक्टर है उसका b प्लस डी डिवाइड बाई 2, इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा m1 का पोजीशन वेक्टर, दैट इज़ a प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो 1/2 बाहर और यहाँ पे b प्लस डी माइनस a और माइनस c आ जाएगा, और ये हमारे पास m1 m2 वेक्टर आ गया। अब हमने साबित ये करना है कि m1 m2 को मिलाने से जो वेक्टर में हासिल हो रहा है वो ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर का जो है ए बी और डी सी वेक्टर के डिफरेंस का हाफ है। तो अगर मैं ए बी, इसको अगर मैं रिज़ल्ट 1 कह दूँ, तो फॉर ए बी माइनस डी सी, ए बी जो है हमारे पास आएगा जी बी माइनस ए, माइनस डी सी जो है वो आएगा सी माइनस डी। बाद के जो हमारे पास टर्मिनेटिंग पॉइंट है उससे हम इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करते हैं जब हम ए बी वेक्टर या डी सी वेक्टर हासिल करना चाहते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास बन रहा है बी माइनस ए माइनस सी प्लस डी। तो बी और डी को मैं इकट्ठा कर देता हूँ पॉजिटिव साइन वाले, और माइनस ए और माइनस सी को इकट्ठा कर देता हूँ, तो ये मेरे पास ए बी माइनस डी सी आ गया। तो यहाँ से जो है वो क्लियरली फ्रॉम 1 and 2 जो हमारे पास ए बी माइनस डी सी बन रहा है और वो 2 ऑफ m1 m2 के बराबर बन रहा है। तो जो हमको प्रूव करना था कि m1 m2 1/2 ऑफ ए बी माइनस डी सी है, वो प्रूव हो गया कि अगर हम दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाएं तो वो जो दो पैरेलल साइड्स हैं ए बी और डी सी, इनके डिफरेंस के हाफ के बराबर है।
क्वेश्चन नंबर 14 में है कि ओ पी एस, पी एस क्यू और क्यू एस आर ये तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। हमको जो है वो फर्स्ट और ये जो है तीनों मिलकर एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रही हैं, जो है ट्रेपेजियम फॉर्म कर रही हैं, जिसमें हमारे पास जो ओ आर और पी क्यू जो है ये आपस में पैरेलल हैं। अब फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे वैल्यू निकालनी है पी एस की। तो पी जो है वो इनिशियल पॉइंट है और एस जो है वो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो मैं अगर पी से ओ की तरफ जाता हूँ तो ये हमारे पास माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि मैं आर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। और फिर ओ से एस की तरफ जाऊँगा तो वो मेरे पास एस की राइट डायरेक्शन है इस वेक्टर की। तो माइनस आर एस माइनस आर प्लस एस, या इसको हम एस माइनस आर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पी एस की वेक्टर फॉर्म आ गई। और जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हमने ओ क्यू मालूम करना है। तो ओ क्यू के लिए अगर मैं पहले ओ से पहले पी की तरफ, ओ से हम पी की तरफ गए, ये हमारे पास आर वेक्टर आ गया। और फिर पी से हम क्यू की तरफ, तो पी क्यू जो है वो ओ एस के पैरेलल है फिगर से। तो आर प्लस एस जो है हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू हो गई। अब ओ क्यू के बाद मैं एस एम की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करता हूँ। तो एस एम जो है, पहले मैं एस से आर की तरफ जाऊँगा। एस आर और ओ एस सेम डायरेक्शन में है, और चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है लिहाजा इनका जो लेंथ है वो हमारे पास सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो एस आर वेक्टर एस के बराबर हो गया। और आर से जब मैं एम की तरफ जाऊंगा तो आर एम आर क्यू के मिड में है। तो आर क्यू और एस पी हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स बन रहे हैं। तो इसके हिसाब से 1/2 ऑफ मैं इसको एस पी लिख सकता हूँ। तो एस यहाँ पे आर क्यू इज़ इक्वल टू एस पी। तो हमने यहाँ पे पी एस की वैल्यू पहले निकाली हुई है, तो उसको अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एस प्लस 1/2। पी एस की जो वैल्यू है एस पी की वैल्यू उसका नेगेटिव होगा, लिहाजा ये आर माइनस एस हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास सिंप्लीफाई करने की सूरत में 2 एलसीएम 2 इंटू एस माइनस आर और प्लस आर एंड माइनस एस। तो 2s माइनस एस इज एस प्लस आर डिवाइड बाई 2, या आर प्लस एस डिवाइड बाई 2। इस रिज़ल्ट को हम अगर रिज़ल्ट 2 कह दें तो इसके हिसाब से हमारे पास जो ओ क्यू है वो 1/2 ऑफ एस एम के बराबर है, फ्रॉम 1 and 2। तो देयरफॉर ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है u इज इक्वल टू लेमडा वी। अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनमें से एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। प्रूफ ये करना है कि जो हमारे पास बी सी है और ए ई है ये आपस में पैरेलल हैं। तो ये हमारे पास ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। ए बी वेक्टर 12 है, डी ई वेक्टर 18 ए से रिप्रेजेंटेड है, ए डी की वैल्यू 3b है, और डी ई जो है वो 1/3 ऑफ डी बी है। तो मैं अगर बी सी की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करूं, बल्कि पहले ए ई को अगर हम मालूम करें, तो ए ई की खातिर पहले मैं डी बी मालूम करूँगा। तो डी बी अगर मुझे मालूम करना है
तो डी बी की डायरेक्शन बनेगी -3b, ये इसकी डायरेक्शन है। तो डी से जब ए की तरफ आते हैं तो -3b और उसके बाद +12a। तो इससे जो है मेरे पास डी बी की वैल्यू आ गई। अब चूँकि हमारा जो डी ई है वो 1/3 ऑफ डी बी है, तो मैं यहाँ पे 1/3 को -3b + 12a के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। इससे ये बनेगा -b और +4a। अब मैं ए ई की वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहूँ तो ए ई के लिए जो मेरे पास रास्ता बन रहा है वो बन रहा है ए से डी और फिर डी से ई। तो ए डी प्लस डी ई के हिसाब से ए डी की वैल्यू तो हमारे पास 3b है और डी ई की वैल्यू अभी हमने निकाली है -b + 4a। सो -b + 4a के हिसाब से ए ई की वैल्यू हो गई 3b - b 2b + 4a। इसमें से मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, b + 2a आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए ई की फाइनल वैल्यू आ गई। ए ई को हमने जिसके पैरेलल प्रूव करना था वो है बी सी के। तो बी सी को अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास बी डी के बराबर और फिर डी से सी की तरफ अगर मैं आ जाऊं तो इसके बराबर, यानी कि बी से सी तक जाने के लिए हमारे पास जो रास्ता है, ये वेक्टर तो हमारा अननोन है, हमें इसका नहीं पता, तो हमने ये रास्ता इख्तियार किया पहले बी से डी की तरफ चले गए फिर डी से सी की तरफ। बी डी जो है वो हम मालूम कर सकते हैं, डी बी की वैल्यू हमको पता है। तो बी डी जो है वो उसके लिए डी बी की वैल्यू को -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3b - 12a। और इसके बाद डी सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 18a। तो उसको मैं लिख देता हूँ और सिंप्लीफाई करने से 3b और -12a और +18a से हमारे पास 6a आ जाएगा। इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो b + 2a। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो ए ई और बी सी है इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप बनता है, यानी कि ए ई, इसको अगर मैं रिज़ल्ट 1 कह दूँ और इसको 2 कह दूँ तो फ्रॉम 1 and 2 ए ई बाय 2, अगर मैं 2 को इस तरफ लेकर आऊँ इस इक्वल टू, ये हमारे पास बी सी की वैल्यू है तो बी सी बाय 3। अगर 3 को मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे? b + 2a के बराबर। तो ए ई की वैल्यू जो है वो 2/3 ऑफ बी सी हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए ई इज़ पैरेलल टू बी सी, क्योंकि जब हम एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल साबित कर दें तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन 16 में हमको रेगुलर हेक्सागन गिवन है और हमको जो है वो अननोन वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी मालूम करने। इसमें यहाँ पे हमें जो है वो ओ लेना पड़ेगा और इसके हिसाब से हमारे पास अगर मैं सारे वर्टिसेस को ओ के साथ मिला दूँ तो मेरे पास अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर भी ए होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगी। और इसी तरीके से मेरे पास ये वेक्टर भी ए होगा, और अगर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर भी बी होगी, यानी कि अपोजिट साइड जो हमारे पास जो है वो सेम वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट की जाएंगी। ये भी हमारे पास ए हो गया, और इस हिसाब से ये बी है तो ये भी हमारे पास बी होगा, ये भी मेरे पास बी हो गया। अब अगर मुझे मालूम करना है ए सी, तो ए सी जो है वो मेरे पास
अगर मैं पहले यहाँ से ओ की तरफ जाता हूँ तो बी, और फिर ओ से सी की तरफ जाता हूँ तो ए। और डायरेक्शन का जो है मुझे ख्याल रखना होगा कि अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा तो नेगेटिव साइन पुट करूँगा। इसी तरीके से ए सी फाइंड करने के बाद जो है मुझको सी डी मालूम करना है। सी डी के लिए पहले मैं सी से ओ की तरफ जाता हूँ तो वो ए की अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी माइनस ए, और फिर ओ से डी की तरफ जाऊँगा तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो माइनस ए प्लस बी। इसी तरीके से अगर मैं ई एफ फाइंड करना चाहता हूँ तो जो मेरे पास एफ ए की डायरेक्शन मेरे पास बी, वो बी के डायरेक्शन में है, यानी कि ये और ये वेक्टर्स हैं पैरेलल हैं। लेकिन ई से एफ की तरफ जाऊँगा तो माइनस बी, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन बन रही है। इसी तरीके से जब मुझे डी ए मालूम करना है तो डी से ओ की तरफ मैं आया। अब ये बी की अपोजिट डी और ए ओ आपस में इक्वल है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन चूँकि बी की अपोजिट हो गई, लिहाजा पहले माइनस बी डी से ओ की तरफ, फिर ओ से ए की तरफ, ये भी माइनस बी, तो ये मेरे पास आंसर बन गया -2b। ई से बी तक की तरफ अगर मैंने जाना है तो ई से ओ की तरफ, फिर ओ से बी की तरफ, और ये दोनों मेरे पास डी सी के इक्वल हैं। तो डी सी की वैल्यू चूँकि हमने निकाली हुई है तो डी सी जो है वो हमारे पास सी डी का रेसिप्रोकल होगा। ये माइनस ए प्लस बी है, तो ये हमारे पास ए माइनस बी ई ओ, और फिर वो ओ बी जो है वो भी यही होगा, तो ए माइनस बी। इससे हमारे पास आंसर आता है जी 2a माइनस 2b ई बी की वैल्यू। इसी तरीके से एफ ए की वैल्यू अगर मुझे मालूम करनी है तो एफ ए और जो डी सी वैक्टर हैं वो हमारे पास उनका सेम ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बन रही है। तो मेरे पास डी सी जो वैल्यू है वो सी डी का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पे माइनस ए प्लस बी है, तो ये ए माइनस बी हो गया। और फाइनली जब ई डी मुझे मालूम करना है तो अगर मैं पहले ई से डी की तरफ चला जाऊँ और फिर डी से सी की तरफ चला जाऊँ तो ई डी जो है वो तो उसका वेक्टर तो हमको ए बी की सूरत में गिवन है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और सेम मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये हमारे पास ई डी हो जाएगा, और फिर डी सी के लिए जो सी डी हमने निकाला हुआ है उसका नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करके ये बनेगा ए माइनस बी। तो सिंप्लीफाई करने से ई डी की वैल्यू बनती है 2a माइनस बी। तो इस तरीके से हमने अपनी अननोन वैल्यूज हैं वो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी फाइंड कर ली।